हेलो एवरीवन। आज के डीएनए सेशन में हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपका लद्दाख प्रोटेस्ट को लेके। अभी हमको हाल ही में क्या दिखाया, लद्दाख में मास स्केल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि जो एक सेक्शन है लद्दाखी पॉपुलेशन का, वो क्या चाहता है, वो स्टेटहुड चाहता है। ये पहली डिमांड है, स्टेटहुड। और दूसरी जो डिमांड है वो है 6 शेड्यूल की। इन दोनों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हाल ही में हमने देखने को क्या मिला है, हमें ये देखने को मिला है कि सोनम वांगचुक जो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उनको सरकार ने अरेस्ट कर लिया है और एनएसए लगा के अरेस्ट किया गया है। एनएसए क्या है? एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। सरकार का एलिगेशन है कि सोनम वांगचुक ने जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको इंस्टिगेट किया, जिसके बाद से वायलेंस शुरू हुआ है। तो उनपे जो कानून लगाया गया है वो एनएसए लगाया गया है। इसको हम हिंदी में रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। ये एक प्रकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। इट इज टाइप ऑफ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होते हैं? व्हाट आर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एक प्रकार का लॉ है जो कि प्यूनिटिव डिटेंशन से अलग होता है। अमूमन हमको क्या देखने को मिलता है, जब एक व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है, उसके बाद उस क्राइम के लिए उसको अरेस्ट किया जाता है। तो ये जो कानून होते हैं उसको हम कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन लॉ। लेकिन एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एक प्रकार का कानून है जो सरकार को ये पावर देता है कि क्राइम करने के पहले ही वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, इस बेसिस पे कि ये आगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। एनएसए एक प्रकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में जो जिस व्यक्ति को डिटेन किया जा रहा है उसने कोई क्राइम किया नहीं है, लेकिन सरकार को ये आशंका हो सकती है कि ये इसकी वजह से आगे लॉ एंड ऑर्डर सोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, तो उस पे एनएसए जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। तो वांगचुक को जिस लॉ के तहत उठाया गया है दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जो कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, राइट। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत मैक्सिमम पीरियड के लिए जो डिटेन किया जा सकता है वो होता है आपका 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स के लिए डिटेन किया जा सकता है। और इसमें जब अरेस्ट कर लिया जाता है, जब पर्सन को पिक कर लिया जाता है प्रेमाइसेस से या कहीं से भी प्रोटेस्टिंग साइट से, तो उसको 5 दिन में बताना पड़ता है कि किस बुनियाद पे उसको पिक किया गया है। उसके बाद एक बोर्ड बैठता है जो डिसाइड करता है कि क्या देयर आर सफिशिएंट कॉजेज जिसकी वजह से इसको डिटेन किया जाता है। इस बोर्ड में कौन रहता है? इस बोर्ड में आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं। अगर वो डिसाइड कर ले रहे हैं कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो होना चाहिए तो डिटेंशन कंटिन्यूज, अदरवाइज जो व्यक्ति है उसको सेट फ्री कर दिया जाता है, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। तो वांगचुक को अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि उन पे एलिगेशन था कि जो प्रोटेस्टर्स थे लद्दाख में, जो प्रोटेस्टर्स हमको देखने को मिल रहे थे, उनको उन्होंने इंस्टिगेट किया है। ये सरकार का एलिगेशन है। अब हम जानते हैं, आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि लद्दाखी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2019 में हमने क्या देखा था? 2019 में हमने ये देखा था कि आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट कर दिया गया था। इसको एब्रोगेट कर दिया गया था और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दो पार्ट में बट गया था 2019 में। एक था आपका यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा क्या है? यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये टाइम जो लद्दाख के लोकल्स थे वो बहुत खुश हुए थे। उनको लगा कि अब हम जम्मू कश्मीर या श्रीनगर के जो अम्ब्रेला है उससे हम बाहर आ गए हैं और अब चूंकि हम यूटी हो गए हैं तो हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो उसके बाद हमको ये देखने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर में तो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है, लेकिन यूटी ऑफ लद्दाख में एक ये नई डिमांड शुरू हो जाती है कि हमको आप क्या दीजिए? स्टेटहुड दीजिए, स्टेटहुड दीजिए और साथ ही साथ हमें 6th शेड्यूल में लेके आइए।
स्टेटहुड वो क्यों मांग रहे थे? स्टेटहुड वो इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उनका ये था कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसका 90% से ज्यादा हिस्सा ट्राइबल्स का है। ट्राइबल्स का है, तो हमको अपने आप को अगर इफेक्टिवली गवर्न करना है तो हमको स्टेट चाहिए। दूसरी चीज, सिक्स शेड्यूल की रिक्वायरमेंट क्यों थी? सिक्स शेड्यूल की रिक्वायरमेंट ये थी क्योंकि 90% के ऊपर ट्राइबल्स हैं, 90% के ऊपर ट्राइबल्स हैं, तो अगर सिक्स शेड्यूल आ जा रहा है तो एडीसीज भी फॉर्म किए जा सकते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी फॉर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि सिक्स शेड्यूल हमें पता है कि 4 स्टेट्स में लागू होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 के अंदर, जो इजाजत देते हैं उन स्टेट्स में एडीसीज फॉर्मेशन में, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होती हैं? ये एक प्रकार की लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के अलग। ठीक है, अमूमन हमको देखने को क्या मिलता है कि स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, वही आपके कानून बनाती हैं, लेकिन हमारे संविधान में एक प्रावधान है सिक्स शेड्यूल का, जो 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज को देख के बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका खुद का कुछ रहन सहन है, जीवन पद्धति है, उपासना पद्धति है, उनका जो मैरिज लॉज हैं, जो कस्टमरी लॉज हैं, इनहेरिटेंस लॉज हैं, वो और लोगों से थोड़े से अलग होते हैं, तो उनको थोड़ी सी और ऑटोनॉमी देनी चाहिए। उनके पास कुछ अपने अलग लीगल राइट्स, वो अपने कानून कुछ अलग बना सकें कुछ मैटर्स में, मतलब सिविल मैटर्स में। तो इसीलिए सिक्स शेड्यूल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 4 स्टेट्स में। कहाँ कहाँ? असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा में। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, AMMT। तो जिन स्टेट्स सिक्स शेड्यूल के अंडर हैं, ये 4 स्टेट्स, वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हमको देखने को मिलता है। एक एडीसी में करीब करीब 30 मेंबर्स होते हैं और इनको इजाजत होती है कि वो अपने कुछ कस्टमरीज लॉज जो हैं वो खुद बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 डिमांड्स थी, यूटी ऑफ लद्दाख की, स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल। ये डिमांड कब से मेजरली आना शुरू हुई? 2019 में हमको देखने को मिला आर्टिकल 370 है वो एब्रोगेट किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो है, जो एक राज्य होता है, लद्दाख इसी में आता है, इसको 2 पार्ट में कर दिया जाता है, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है यूटी ऑफ लद्दाख। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमको क्या देखने को मिलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आ जाती है, दोबारा से चुनाव होते हैं, लेकिन लद्दाख में उतनी ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है और केंद्र सरकार जानबूझ के भी ऑटोनॉमी देना भी नहीं चाहती है बहुत ज्यादा लद्दाख को। रीजन क्या है? क्योंकि लद्दाख का जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है। लद्दाख का जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है, मतलब चाइना जो है वो ठीक ऊपर बैठता है। तो अगर केंद्र सरकार का लद्दाख पे कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है, तो इसके सीरियस सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन हो सकते हैं। चाइना जो है वो इनरोड्स बना सकता है, इनकर्जन कर सकता है। तो गवर्नमेंट भी जो है वो बचती आई है, मतलब वो मैक्सिमम लिबर्टी देने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ये लगता है कि पूरा पूरा स्टेटहुड दे देंगे तो लद्दाख पे जो कंट्रोल है, जो ग्रिप है न्यू दिल्ली की, वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। दूसरी, एक तो रीजन ये हो गया स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ लद्दाख। दूसरा क्या है? दूसरा एक ये भी है कि इंडिया को ये लगता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगता है कि अगर स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल हमने दे दिया लद्दाख को, तो इससे होगा क्या? ये एक पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। इंडिया भर से, मतलब अलग अलग रीजन से और भी ग्रुप्स हैं और भी रीजन्स हैं, वो क्या डिमांड करने लगेंगे कि हमको भी सिक्स शेड्यूल में लाओ, हमको भी स्टेटहुड दो। एक चीज और है कि सिक्स शेड्यूल जो है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था, इन 4 स्टेट्स के कॉन्सेप्ट में, ये और कहीं लागू नहीं किया गया है। तो सरकार को इसका कोई औचित्य नहीं दिखता है, इसका कोई रैशनल नहीं दिखता है कि सिक्स शेड्यूल में लद्दाख को क्यों डाला जाए। तो ये कुछ डिमांड्स हैं, ये कुछ आपकी डिमांड्स हैं, मेजर डिमांड्स हमने डिस्कस की कि जो ये लद्दाखी प्रोटेस्टर्स हैं उनकी क्या डिमांड है। पहला है कि उनको सिक्स शेड्यूल दिया जाए, सिक्स शेड्यूल में डाला जाए। दूसरी डिमांड है स्टेटहुड, स्टेटहुड ग्रांट की जाए। तीसरी डिमांड है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो वाकई वहां बहुत ज्यादा है, जो नेशनल एवरेज है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वहां पर उससे काफी ज्यादा है। तो लद्दाखी यूथ है, उसका डिमांड है कि वहां पे सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे
जिससे जो लद्दाखी लोकल लद्दाखी पॉपुलेशन है, जहाँ पे 90% से ज़्यादा ट्राइबल्स हैं, उनके लिए जॉब्स जो हैं वो सिक्योर की जा सके। तीसरी डिमांड ये है। और चौथी एक डिमांड और है इनकी, वो ये कि अभी हमको क्या देखने को मिलता है, लद्दाख से पार्लियामेंट में सिर्फ एक सीट है। तो जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनकी डिमांड है कि एक सीट और बढ़ा दी जाए और लद्दाख के पास 2 पार्लियामेंट्री सीट्स हों। तो मेजरली ये डिमांड्स आ रही है। गवर्नमेंट ने ये 2 डिमांड्स तो आउटराइटली मना कर दी है फिलहाल के लिए। इन 2 पे चर्चा करने की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों भी मान लिया गया है कि हाँ, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जो 2 पार्लियामेंट की सीट्स हैं वो रहेंगी। लेकिन हाँ, ये है कि सरकार ने कहा है कि ये 2 तो नहीं होगा, 6 शेड्यूल स्टेटहुड, इन 2 पे चर्चा की जा सकती है। इसी के बाद से हमने क्या देखा है, इसी के बाद से हमने देखा है कि जो प्रोटेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए, जिसमें ऑलमोस्ट 4 लोग मर गए हैं, बहुत लोग इंजर्ड हो गए हैं। और उसके बाद सोनम वांगचुक जो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनको पिक कर लिया गया है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में जो कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया है, वो इन्हीं के लाइफ पे आधारित है, सोनम वांगचुक के। अगला आर्टिकल जो हम करने वाले हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्ली अगेंस्ट सहयोग पोर्टल। ये जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 गवर्नेंस का है, और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी अप्लाई करता है, उसमें साइबर सिक्योरिटी का भी है। तो दिस कम्स अंडर गवर्नेंस एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, एक्स, जिसको पहले हम ट्विटर कहते थे, वो कर्नाटक हाईकोर्ट मूव करता है। कर्नाटक हाईकोर्ट मूव करता है। और प्ली क्या रहती है? क्या प्ली रहती है? मतलब क्या मुद्दा रहता है कोर्ट में? मतलब पिटीशन जो मूव करता है उसमें कि एक्स जो है वो ये कहता है, एक्स ये कहता है कि जो सहयोग पोर्टल है, सहयोग पोर्टल है, वो एक सेंसरशिप पोर्टल है, वो एक सेंसरशिप पोर्टल है। और ये इंडिया में एक पैरेलल सेंसरशिप रेजीम है, वो रन कर रहा है। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा सहयोग पोर्टल है क्या। सहयोग पोर्टल एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, या आप कह सकते हैं एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, सेंट्रल रिपोजिटरी है गवर्नमेंट की, जहां पर केंद्र की एजेंसियां, राज्य पुलिस, राज्य की एजेंसियां, ये एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। और ये तमाम जो इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, उनको नोटिस दे सकते हैं कि आप अपना ये जो न्यूज आइटम है, या ये ट्वीट है, या ये नोटिफिकेशन है, मैसेज है, इसको टेक डाउन करिए, इसको टेक डाउन करिए। सहयोग पोर्टल, सहयोग पोर्टल मैंने आपको बताया, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट? फॉर taking down, for taking down false news, ठीक है, rumors, misinformation, मिसइंफॉर्मेशन, इस टाइप की चीजों को सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से हटाने के लिए एक प्रकार का पोर्टल है। मतलब सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल करके राज्य सरकार क्या कर सकती है? वो ट्विटर को कह सकती है, या एक्स को कह सकती है, या यूट्यूब को कह सकती है कि आप ये कंटेंट जो है ये भ्रामक है, या इससे सोसाइटल टेंशन बढ़ सकता है, तो आपको ये सब टेक डाउन करना पड़ेगा। तो एक प्रकार का ये पोर्टल है। किसने बनाया था? ये बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और कब बनाया है? 2024 में बनाया है। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको I4C, I4C एक बॉडी है, एक बॉडी है विद इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इंडियन साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, वो इसको रेगुलेट करती है। मतलब सहयोग पोर्टल को चलाता कौन है? I4C। I4C अगेन इज अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि एक्स ने एक प्ली मूव की सहयोग पोर्टल के अगेंस्ट। कहां पे? कर्नाटक हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा क्या गया है?
एक्स के क्या कंटेंशन है? एक्स ने ये बोला है कि जो सहयोग पोर्टल है, सबसे पहली बात, सहयोग पोर्टल है वो एक प्रकार का सेंसरशिप पोर्टल है जो कि एक डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, किसी एक डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो कंटेंशन है एक्स का कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने, वो क्या है कि सहयोग पोर्टल क्या कर रहा है, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 का इस्तेमाल कर रहा है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्शन 79 क्या है? सेक्शन 79 में हमको एक चीज और पता चलती है, सेफ हार्बर क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो एक्स का ये कहना है कि सहयोग पोर्टल सेक्शन 79 का यूज करके सेंसरशिप लाने की कोशिश करता है। सेक्शन 79 में क्या दिया हुआ है? सेफ हार्बर क्लॉज दे रखा है। सेफ हार्बर क्लॉज का मतलब ये हो गया कि मतलब ये एक प्रोविजन है इंडिया में, साइबर सिक्योरिटी के रेल में एक प्रोविजन है सेफ हार्बर क्लॉज, जो ये कहता है कि अगर कोई भ्रामक खबर या कोई र्यूमर या कोई डिफेमेशन जैसी चीज किसी सोशल मीडिया साइट पे जा रहा है, तो इसमें सोशल मीडिया जिम्मेदार नहीं होगी। सोशल कोई थर्ड पार्टी, मान लीजिए आप यूजर हैं, आपने कोई भ्रामक खबर फेसबुक पे डाल दी, तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, जो फेसबुक है वो जिम्मेदार नहीं होगी। कब तक जिम्मेदार नहीं होगी? तब तक जब तक वो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं टेक डाउन के, उसको कंप्लाई कर रही है। अगर मान लिए सोशल मीडिया में आपने कोई भ्रामक खबर भेजी और किसी ने नोटिफाई किया कि भाई ये खबर जो है वो भ्रामक खबर है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसने कहिए फेसबुक को कहा कि आप ये न्यूज हटाइए, तो अगर फेसबुक वो न्यूज हटा ले रही है, तब तक वो प्रोटेक्टेड है, सेफ हार्बर क्लॉज के तहत वो प्रोटेक्टेड है। तब तक फेसबुक पे कोई भी केस नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? बिकॉज ऑफ सेफ हार्बर क्लॉज, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से कंप्लाई कर रही है। लेकिन अगर सरकार के या एजेंसी के या पुलिस के एक बार नोटिफिकेशन देने के बावजूद अगर सोशल मीडिया कंपनी वो भ्रामक खबर हटा नहीं रही है, फॉल्स न्यूज है या मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको हटा नहीं रही है, तो सेफ हार्बर क्लॉज है वो खत्म हो जाता है और इसके बाद एक विधिक कार्रवाई की जा सकती है सोशल मीडिया के अगेंस्ट। तो एक्स का कंटेंशन ये है कि सहयोग पोर्टल अब क्या कर रहा है, सेक्शन 79 का यूज करके जो सेंसरशिप है वो कर रहा है। इन डूइंग सो सहयोग पोर्टल क्या कर रहा है, सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट इसको बायपास कर रहा है। एक्स का ये भी कहना है कि सेक्शन 69 ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ये कम से कम ट्रांसपेरेंट है, ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है उसको एक रूम देता है, एक स्पेस देता है कि वो अपनी ही बात कर सके। लेकिन एक्स का ये कंटेंशन है कि सहयोग पोर्टल क्या कर रहा है, सेक्शन 69 का यूज कर रहा है और सेक्शन 69 को बायपास कर दे रहा है। सेक्शन 69 जो ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसको बायपास कर दे रहा है। दो कंटेंशन तो ये हो गए। तीसरी बात, एक्स ने ये भी कही कि जो अभी तक हम देखते थे कि टेक डाउन मतलब किसी न्यूज को हटाने वाली जो नोटिफिकेशन आती थी वो या तो कोर्ट से आ सकती थी, लेकिन और या फिर आपका सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट से आ सकती थी। लेकिन सहयोग पोर्टल आने के बाद से हमको ये देखने को मिल रहा है सेक्शन 79 का भी मिसयूज किया जा रहा है। सेक्शन 79 का यूज करके सेक्शन 69 को बायपास करने की कोशिश की जा रही है। फर्दर मोर एक्स ने ये भी कहा कि सहयोग पोर्टल जो है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक जो पुराना प्रेसिडेंट है, पुरानी एक रूलिंग है, उसका भी कॉन्ट्रावेंशन है। पुरानी रूलिंग क्या है, श्रेया सिंघल केस में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी सेंसरशिप होगी, कोई भी चीज सेंसर करनी है या टेक डाउन करनी है, वो बस दो माध्यम से हो सकती है। दो माध्यम से, एक हो सकता है या तो वो कोर्ट के माध्यम से होगी, कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से, हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या वो आपका सेक्शन 69 जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, सेक्शन 69 का यूज करके हो सकती है। तो ये तीन कंटेंशन है प्राइमरीली। पहला क्या, पहला कंटेंशन है कि सहयोग जो है वो एक तरीके का सेंसरशिप पोर्टल है। दूसरा क्या, दूसरा ये कि सेक्शन 79 का आर्बिट्ररी यूज हो रहा है, और सेक्शन 79 का जब आर्बिट्ररी यूज कर रहा है सहयोग पोर्टल, तो वो सेक्शन 69 को बायपास कर रहा है, जो कि एक ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तीसरी चीज
जो एक्स ने कही है वो ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक पास्ट प्रेसिडेंट है, एक कोर्ट ऑर्डर है, उसका भी कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है सहयोग पोर्टल। कौन सा केस है वो? श्रेया सिंघल केस। श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेंसरशिप होगी या टेकिंग डाउन ऑफ सम मिस इन्फॉर्मेशन और एनी न्यूज कैन ओनली बी इनिशिएटेड थ्रू टू मेजर्स। एक है आपका कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से और दूसरा क्या है आपका सेक्शन 69 जो है उसको यूज करके किया जा सकता है। अब सरकार ने अपने डिफेंस में क्या कहा है? व्हाट हैज सहयोग पोर्टल और द डिफेंस लॉयर्स हैज सेड? डिफेंस लॉयर ने ये कहा है कि सबसे पहले तो हमको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये जो पोर्टल्स हैं, ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, ये पूरे पूरे न्यूट्रल स्लेट की तरह हैं। इनमें भी एल्गोरिदम की एम्पलीफिकेशन होती है। यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिलता है कि अब चूंकि इतने लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या कोई भी र्यूमर है या फॉल्स न्यूज है, उसको फैलने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है। तो एक कंटेंशन तो ये हो गया। दूसरा कंटेंशन क्या? उन्होंने ये भी बोला कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो न्यूट्रल स्लेट नहीं है, इनके में भी एक एल्गोरिथमिक बायस होता है। इनमें भी एक बायस होता है। ये सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किसी एक टाइप के पॉलिटिकल व्यूज को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिविटी है वो नहीं है इसमें। और दूसरी चीज तो हमने डिस्कस की कि मतलब आज के युग में जब आईसीटी रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है और आपका इंटरनेट इतनी तेजी से, स्मार्टफोन्स इतनी तेजी से स्प्रेड कर रहे हैं, तो किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन का, किसी भी र्यूमर का या फॉल्स न्यूज का फैलना बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। तो ये दोनों साइड के कंटेंशन थे। एक्स ने क्या कहा और डिफेंस ने क्या किया? फाइनली कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपनी भी वर्डिक्ट दे दी और उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने मतलब एक सिंगल जज बेंच ने क्या फैसला सुनाया? 3 चीजें बोली हैं। 3 रेड लाइंस हैव बीन कार्व्ड आउट। 3 रेड लाइंस हैव बीन कार्व्ड आउट बाय द कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने बोला है वर्डिक्ट में सबसे पहले कि सोशल मीडिया नीड्स रेगुलेशन। ऐसा नहीं है कि मतलब ये एनार्किक फ्रीडम है वो एंजॉय कर रहा है, इट नीड्स रेगुलेशन। उसके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। सो दिस इज इन सपोर्ट ऑफ व्हाट? इट इज इन सपोर्ट ऑफ सहयोग पोर्टल। और एक तरीके से रिबटल पड़ा है किसको? एक्स को। मतलब कैटेगोरिकली हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वी नीड टू रेगुलेट सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और प्लेटफॉर्म जो हैं वो अनअबेटेड फ्रीडम या एनार्किक फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते हैं। वहां पे कुछ राइडर्स होने चाहिए। फ्री स्पीच अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी या मिस इन्फॉर्मेशन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी रेड लाइन जो हाईकोर्ट ने ड्रॉ की है वो क्या की है? लॉ ऑफ लैंड। उसने सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को क्या कहा है हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने, कि इंडिया में अगर आपको ऑपरेट करना है तो जो इंडिया के लॉज हैं, इंडिया के जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स हैं, आपको वो मानने पड़ेंगे। आपको अमेरिकन या आपकी जो पेरेंट कंट्री है उनके लॉज यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं किए जाएंगे। दूसरी चीज हमको और देखने को मिलती है, यूएस में ऑलरेडी एक टेक इट डाउन एक्ट है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है एक्स, वो वहां का टेक इट डाउन एक्ट जो है वो तो कंप्लाई करता है, लेकिन वो इंडिया में क्या कर रहा है? हल्ला मचा रहा है कि यहाँ पे सहयोग पोर्टल जो है वो एक प्रकार का सेंसरशिप क्रिएट कर रहा है। तो इसी लाइन पे कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये बात भी बोली है कि अगर आपको इंडिया में सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को अगर इंडिया में ऑपरेट करना है तो जो भारत का कानून है, भारत का जो लॉ ऑफ लैंड है वो मानना पड़ेगा। तीसरी रेड लाइन जो ड्रॉ की गई है वो ये कही गई है कि अभी हमने पास्ट में क्या देखा था? अभी हमने पास्ट में ये देखा था कि श्रेया सिंघल केस का हवाला दिया किसने? एक्स ने। कि श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि या तो कोर्ट ऑर्डर या सेक्शन 69 का यूज करके ही कोई आपका इंफॉर्मेशन है वो सेंसर की जा सकती है या टेक डाउन की जा सकती है। तो हाईकोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा कि भाई ये कंटेक्चुअल था। 2015 की जजमेंट है, वो आज से 10 साल पहले थी। उस समय आईटी रूल्स 2011 थे। अभी हमको क्या देखने को मिला है? 2015 के बाद नए आईटी रूल्स आ गए हैं 2021। तो ये जो साइबर स्पेस है, आईसीटी है, ये क्या है? ये इवॉल्विंग फील्ड है। ये एक इवॉल्विंग फील्ड है और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? जो अपने रूल्स हैं, अपने फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी इवॉल्व करने पड़ेंगे। जब श्रेया सिंघल केस आया है तो उस समय आईटी रूल्स 2011 था,
लेकिन सहयोग पोर्टल कब बना है? आईटी रूल्स 2021 बनने के बाद बना है। तो हमको जो फॉलो करना है वो आईटी रूल्स 2021 फॉलो करना है। तो यहाँ पे श्रेया सिंघल का जो तुम साइटेशन दे रहे हो वो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। और सहयोग पोर्टल मतलब एक पब्लिक गुड है और उसका काम क्या है, मतलब पब्लिक एट लार्ज जो सिटीजनरी है उसके जो इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल है उसको परसू करना है। तो these are the three red lines which have been these are the three red lines which have been advanced by the Karnataka High Court. अब इसके क्या implication, क्या मायने होने वाले हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे? सबसे पहला तो इंटरमीडियरीज खुद हो गए। तो एक हमको क्या मिल गया, एक लीगल प्रेसिडेंट मिल गया। हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि भाई आपको इंडिया में रहना है तो इंडिया के जो लॉ ऑफ लैंड है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ का जो कानून है वो मानना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो कंटेंट जाता है सोशल मीडिया पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह है, साथ ही साथ जो जो भी डेटा है उसको इफेक्टिवली रेगुलेट करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन जो उस पर जाती है वो रेगुलेट करने की जरूरत है। एक चीज और हाई कोर्ट ने बोली कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि एक्स जो है वो क्या है, वो एक अमेरिकन कंपनी है। और आर्टिकल 19 जो है सारे इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेन एंटिटीज या फॉरेन इंडिविजुअल्स को नहीं मिलते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये वो राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं। तो हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, चूंकि एक्स एक अमेरिकन फर्म है तो उसको आर्टिकल 19 के तहत प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई इंटरमीडियरीज वाली। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है, हमको ये पता है कि जो आपका सहयोग पोर्टल है, सहयोग पोर्टल अभी सब जुडिस हो गया था कर्नाटक हाई कोर्ट की वजह से। तो अब हमको देखने को मिला अब सहयोग पोर्टल और इफेक्टिवली काम कर सकता है। मतलब अब एक जो ये ब्लैंकेट क्वेश्चन था कि क्या सहयोग पोर्टल आगे फ्यूचर में इस टाइप के टेक डाउन नोटिस दे पाएगा, तो अब इस वर्डिक्ट के बाद ये क्लियर हो गया है कि सहयोग पोर्टल वुड बी एबल टू इफेक्टिवली रेगुलेट द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अब आयाम क्या है इसके इसके कंक्लूजन में हम ये बात करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जरूरी है, आर्टिकल 19 है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट सो इज आवर नेशनल सिक्योरिटी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने आर्टिकल 19 या फ्रीडम ऑफ स्पीच है या और भी जो तमाम फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एब्सोल्यूट नहीं बनाया है, उसमें भी राइडर्स लगाए गए हैं, उनमें भी राइडर्स लगाए हैं। मतलब वो कुछ इफ्स एंड बट्स के साथ आते हैं। इफ्स एंड बट्स क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, या हमारे जो रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, वो भी। तो हमको ये पता है जो साइबर सिक्योरिटी वाली जो रजीम है वो बहुत फास्ट पेस पे इवॉल्व कर रही है, तो हमारा जो रेगुलेटरी रजीम है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी टेंडम में चलना चाहिए, क्योंकि नए नए डेटा पैराडाइम्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है। तो हर साल 2 साल में हमको मेजर चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नए आईटी रूल्स हमेशा लाने पड़ेंगे। जो पुराना आईटी एक्ट जो अब कहा जा रहा है बहुत आर्केइक हो गया है, उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। सहयोग पोर्टल जैसे इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स और लाने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
लद्दाखी आबादी के एक वर्ग द्वारा छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के पीछे क्या कारण है? सरकार की आशंकाओं के कारण पर चर्चा कीजिए। What are the reasons behind section of Ladakhi population demanding 6th scheduled status and statehood? Discuss reasons behind government's apprehensions.